नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसी श्रृंखला में हम इसका चैप्टर नंबर 5 राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाएं पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली इन सब के बारे में पढ़ा था और इसी के साथ-साथ हमने हाड़ौती शैली के बारे में भी पढ़ा। और अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी ढूंढाड़ शैली के बारे में और उसकी आगे उपशैलियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ढूंढाड़ शैली में देखते हैं आमेर शैली को। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र जो 1591 ईस्वी में बनाया गया था, ये प्रमुख ग्रंथ है। इसी समय में बनी रज्जमनामा 1588 की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं और जयपुर के चित्रकारों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। बैराठ के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इसी शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह जो 1621 से 1667 तक रहते हैं के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित है। अब देखिए जयपुर शैली के बारे में। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुओं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की थी, जिसमें सूरत खाना भी एक था। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय पे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ था। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र आमेर से हटाकर जयपुर में आ गया था, यानी कि ये जो चित्र जहाँ पर बनाए जाते थे उस सूरत खाने से हटाकर, आमेर से हटाकर जयपुर में आ गए। इनके समय पर साहब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र यानी आदमकद जो चित्र होते हैं, पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। देखिए माधो सिंह के समय पर हमें क्या चीज़ नहीं देखने को मिलती है कि चित्र जो बनाए जा रहे थे उसमें अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति जो थी, यानी कि रत्नों को लगा दिया गया, लकड़ी के टुकड़ों को लगा दिया गया, मणियों को चिपकाया गया, लाख का इस्तेमाल किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको इस्तेमाल में लाया जाता था। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों में, सिसोदिया रानी के महलों में, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वर सिंह और महाराजा सवाई माधो सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकार था लाल चितेरा। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा आदि का चित्रण प्रधानतः हुआ। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सन 1857 में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण
में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी आदमकद व्यक्ति चित्र और भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, अराइश या मोराकसी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि आला गीला क्या चीज़ है। तो ये क्या होता है कि चूने के तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है और इसके ऊपर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवाहा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदा, सिवाड़, जिलाए, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहां ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। अब आगे देखिए अलवर शैली। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राजा प्रताप सिंह के समय स्वतंत्र अस्तित्व में आई। उनके शासन में शिव कुमार और डालू राम नाम के दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। राजगढ़ किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बनाए गए। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, सलगा, सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिसमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्तां का सुलेखन व चित्रांकन उनके शासनकाल की अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय सालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटवा चित्रों का निर्माण किया था। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नफीरी वादन, देखिए ये क्या है, नफीरी वादन का चित्र इस शैली का उत्कृष्ट और सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंत तक जीवित रखा। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी, विशेष तौर पर जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलन समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने, उठी हुई वेणियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की विशेषता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वैश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। अब है उनियारा। नरूका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। अब है शेखावाटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण ही शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों, चवरधारनियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोडों के मध्य चितेरों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधी मतन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, दैवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है।
हवेलियों की बाहरी दीवारों एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य करके एक मिसाल पेश की है। ये फ्रांस के एक व्यक्ति है नदीन ला प्रेंस, जिन्होंने इस क्षेत्र में जाकर काफ़ी अच्छा काम किया है। अब हम बात करते हैं लोक कलाओं की। आम इंसान के बिना किसी के द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य के रूप में पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक व प्रस्तुतकर्ता होती है। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं ये है। सबसे पहले सांझी। सांझी क्या चीज़ है? सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवारों पर 15 दिन लगाकर लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं, उसका पूजन करती हैं। इसे सांझी, संजुली, सांजुली, सिंजी, सांझ, सांझ के हांजी, हांजिया आदि नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, रंगीन मोती, चूड़ी, कौड़ी पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है, जिसे संज्ञाकोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चांद, देखिए, पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक नगाड़े और 9वें दिन बंधनवार व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन संध्या कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु, पक्षी, प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। अब है मांडना। मांडना क्या होता है? मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजा स्थल, यहाँ पर मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वस्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बंधनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों, एक मिठाई का जोड़, घेवर, लहरिया, तीज, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर, पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती हैं। ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। अब देखिए फड़ के बारे में। फड़ क्या होता है? ये देखिए, ये हमें एक चित्र दिया गया फड़ के बारे में। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिंपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ चित्रण कहते हैं। भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती हैं। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्तुओं में रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। यह लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों, उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है, अन्य आकृतियां उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती हैं। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है, जैसे देवियाँ नीली, देव लाल, राक्षस काले, साधु सफ़ेद या पीले, सिंदूरी व लाल रंग शौर्यता व वीरता के प्रतीक है। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते 2 सूती कपड़ों, रेजी या रेजा पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कड़फ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोटकर समतल किया जाता है।
इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हरताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में, अंतिम रेखाएं खुलाई केवल काले रंग से की जाती हैं। ये देखिए, ये पाबू जी की फड़ है। अब आगे देखिए पाने। पाने क्या चीज़ है? राजस्थान में विविध अवसरों पर, त्योहारों व देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीदकर समय अनुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, रामकृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि जी के पाने प्रचलित हैं। श्रीनाथ जी का पाना इसमें सर्वाधिक कलात्मक है, क्योंकि इसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण किया जाता है। अब हम बात करते हैं कावड़ के बारे में। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खैरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ पारंपरिक कलाकार मांगी लाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। इनकी बनी कावड़े देश विदेश में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। कावड़ जनजीवन का धार्मिक आस्थाओं विश्वास से जुड़ी हैं, इसलिए इनका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन होता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण होगा। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ व लोक देवताओं जैसे पाबू जी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, बरबरी को कथा अनुसार में चित्रित करते हैं। ठीक है। अब देखिए गोडलिया। गोडलिया क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं। पशुओं के शरीर पर भी विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान गोडलिया कहलाती हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने का प्रतीक है। दागने के इन्हीं चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह है, मानवाकृतियों, विविध कृषि उपकरण और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न अंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे, पीतल के अक्षर और किसी विशेष वृक्ष की डाली को गर्म करके दागे जाते हैं। अब देखिए मेहंदी। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां व बालिकाएं तूलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडे मांडती हैं। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, हटड़ी की भांत, शंख, पगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चिक व शादी पर तोरण, कैरी, सिंघाड़ा, स्वास्तिक, कलश फूल इत्यादि प्रमुख हैं। अब है गोदना, जो टैटू मेकिंग है। शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी को खोदकर उसमें काला रंग भरवाने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गोदने गुदवाने का अधिक चाव रहा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदने गुदवाकर वे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करती हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती हैं। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ सारिया गुदवाती हैं। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु, पक्षी, फूल व पत्तियों, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती हैं।
अब है कोठियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियाँ निर्मित की जाती हैं। कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के जाली, झरोखे, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे और मांडने उभारे जाते हैं। इन कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। फिर है व्हील। व्हील क्या चीज़ है? पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपच्चियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील विभिन्न प्रकार के आकार के खाने के लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक्ष, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। अब देखिए कठपुतली। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियों, कठपुतलियों का कमाल देखने ही बनता है। धागा पुतली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते रहे हैं। सन 1965 में रुबानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करके तहलका मचा दिया था। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है वो अभी पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। इजी इजी लाइफ चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कम वक्त बचा है रीड के लिए। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। इन सारे नोट्स जो चैप्टर डाले गए हैं इनको बार बार सुनिए, अपने रिवीजन को और पक्का कीजिए। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।